बर्लिन में जब एक कॉन्फ्रेंस हुई तो सऊदी अरब के एग्जीक्यूटिव ने बहुत ही चौंका देने वाली बात कही। उन्होंने कहा, मेरी दादी जी गधे पर बैठकर काम पर जाया करती थी, मेरे पिताजी मर्सिडीज में काम पर जाते थे, मैं लैम्बोर्गिनी में बैठकर काम पर जाता हूँ, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मेरा बेटा फिर गधे पर बैठकर काम पर जाएगा। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों बोला? शायद उन्हें कहीं ना कहीं ये फैक्ट पता था कि सऊदी के 90% गवर्नमेंट रेवेन्यू सिर्फ तेल से आता है और आने वाले समय में कार बनाने वाली कंपनी का विजन 2030 तक ईवी पर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ अकेला कारण नहीं था। आज की तारीख में सऊदी अरब पर $264 बिलियन का कर्ज हो चुका है और ये कर्ज श्रीलंका पर चढ़े कर्ज से 5 गुना ज्यादा है। यही वजह है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि सऊदी अरब कभी इन कर्ज से मुक्त हो ही नहीं पाएगा। लेकिन इन खबरों के अलावा भी कई सारी ऐसी इंटरनल बातें भी हैं जिनसे साबित होता है कि सऊदी खतरे में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रीजन सऊदी का बर्थ फंडामेंटल है। हमेशा से सऊदी अरब में पॉलिटिकल और रिलीजन मैटर्स को लेकर आपस में अनबन रही है, जहां दोनों ने ही एक दूसरे के काम में टांग अड़ाने की कोशिश की है। वैसे रिलीजन और पॉलिटिक्स दो ऐसे कोर सिस्टम है जिससे सऊदी अरब का किंगडम बना हुआ है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो खटास आ गई है वो सऊदी अरब के बर्बाद होने में अहम रोल निभा सकता है। लेकिन इस खटास को समझने के लिए हमें सऊदी अरब के इतिहास में जाना होगा। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से सऊदी अरब खत्म हो सकता है। ये उस समय की बात है जब सऊदी का साम्राज्य खड़ा हुआ था। 1932 में दो बड़े घराने साथ आए। वहाबास और रिलीजन को मानने में कट्टर थे और साउद्स, जिन्होंने छोटे छोटे ट्राइब्स को मिलाकर एक किंगडम बनाया। इन दोनों घरानों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि इस नए किंगडम ऑफ सऊदी अरब में पॉलिटिकल अथॉरिटी सौद फैमिली के पास जाएगी और रिलीजियस अथॉरिटी वहाब फैमिली के पास रहेगी। फिर इस किंगडम के एस्टेब्लिशमेंट के अगले ही साल सऊदी ने यूएसए की एक कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल कैलिफोर्निया को देश में ऑयल एक्सप्लोरेशन के राइट्स दे दिए और सिर्फ 5 सालों में ही उन्होंने तेल की खोज कर ली, जिससे दोनों देशों की किस्मत रातों रात चमक गई। इसके बाद आया 1945 का दौरा, जब सऊदी के किंग अब्देल अजीज और यूएसए के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के बीच तेल की सिक्योरिटी को लेकर एक एक्ट साइन हुआ। इस एक्ट के अकॉर्डिंग सऊदी यूएसए को तेल प्रोवाइड कराएगा, इसके बदले में यूएसए सऊदी को सिक्योरिटी देगा। और फिर 1963 में यूएसए के साथ ये डील सऊदी के लिए एक लाइफ सेवर डील साबित हुई, क्योंकि 1963 में इजिप्ट और सऊदी दोनों यमन में एक युद्ध लड़ रहे थे। इस मामले को लेकर जब इजिप्ट ने सऊदी पर एयर स्ट्राइक की, तब यूएसए ने अपनी एयर फोर्स भेजकर इजिप्शियन को मुंहतोड़ जवाब दिया और इजिप्ट को पीछे हटना पड़ा। और यही वो समय था जब उस समय के सऊदी के किंग फैसल देश में मॉडर्नाइजेशन की नई भेंट लेकर आए और उन्होंने अपने किंगडम में पहली बार टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और लड़कियों के लिए एजुकेशन का इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन इन सब को देखकर वहाँ के फंडामेंटलिस्ट बहाव खुश नहीं थे। उन्हें कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि उनका देश और कल्चर इस्लामिक लॉ शरिया से हटकर मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है। इसलिए किंग फैसल ने इन फैसलों के खिलाफ लोगों के खिलाफत करनी शुरू कर दी। ये गुस्सा लोगों के अंदर इस कदर बढ़ चुका था कि वो टेलीविजन को द इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेविल बुलाने लगे। और फिर ये आक्रोश इतना बढ़ता चला गया कि आखिरकार 1975 में फैसल के भतीजे फैसल बिन मुसैद ने ही उन्हें मौत की सजा सुना दी। लेकिन इसके बाद भी फंडामेंटलिस्ट का ये गुस्सा कम नहीं हुआ। 1979 में उन्होंने इस्लाम के सबसे ज्यादा पवित्र जगह मक्का में 500 फंडामेंटलिस्ट को भेजकर मक्का पर कब्जा कर लिया। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि जितनी भी इस्लाम से जुड़ी पवित्र जगह थी सभी सौद के प्रोडक्शन में आती थी, और अगर वहां मक्का पर हमला करके उसे अपने अंडर में ले लिया है, यानी कि उन्होंने सीधे सौद घराने पर हमला किया था। लेकिन इसके बाद एक ऐसा दौर आया जब सऊदी अरब कुछ ऐसी सिचुएशन में था कि उस पर सिर्फ अंदरूनी परेशानियां ही नहीं थी बल्कि बाहरी दुश्मनों से भी खतरा होने लगा था। 1990 में जब इराक और कुवैत के बीच युद्ध लड़ा गया, तब इराकी सेना सऊदी की बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगी। हालात फिर से गंभीर होने लगे और उन्हें एक बार फिर से बचाने सामने आया यूएसए। इस बार लगभग यूएसए के 6 लाख फौजियों ने सऊदी अरब किंगडम को इराक के हमले से बचाया और साथ ही यूएसए को ये अच्छे से पता था कि सऊदी को उसके पड़ोसी देशों से कितना बड़ा खतरा है, और इसलिए उन्होंने सऊदी अरब किंगडम को बचाने के लिए अपने 5000 सैनिकों को हमेशा के लिए सऊदी में ही पोस्ट कर दिया। अब इससे सऊदी के बाहरी खतरों की परेशानी जरूर सुलझ गई थी, लेकिन जो अंदरूनी परेशानियां चल रही थी उससे तो सऊदी को खुद ही निपटना था। ऐसा होने से फंडामेंटलिस्ट और भी ज्यादा गुस्से में आ गए। उनका ये मानना था कि सऊदी जो एक इस्लामिक कंट्री है और पूरी दुनिया में अपने आप को इस्लाम का लीडर मानता है, उसे खुद अपने आप को बचाने के लिए एक नॉन इस्लामिक कंट्री की मदद क्यों लेनी पड़ रही है। ये तो सरासर सऊदी के शान के खिलाफ है। और इस नाराजगी में वहाबी के साथ साथ ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी भी शामिल थे। 1992 आते आते ये नाराजगी इतनी बढ़ गई थी कि 107 वहाबी लोगों ने ग्रुप ने किंग वहाब को 46 पत्रों का एक मेमोरेंडम ऑफ एडवाइस भेजा। उस लेटर में सरकार के डिसीजंस को पूरी तरह से क्रिटिसाइज किया गया था, लेकिन सरकार ये बात अच्छे से जानती थी कि देश की सिक्योरिटी के लिए यूएसए का साथ बहुत जरूरी है। और यहीं से सऊदी अरब किंगडम की नींव हिलना शुरू हो गई थी, क्योंकि जिस बेसिस पर सऊदी अरब का किंगडम बना था, यानी कि रिलीजियस वहाबी और फंडामेंटल सौद, दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगी थी। और दोनों के बीच जो दूरियां बढ़ी और मनमुटाव हुआ, इसका रिजल्ट रहा आतंकवादी हमले, जिसकी शिकार वहां के स्टेशन और यूएसए ट्रिप बनते गए। 1996 में 2 आतंकवादी हमले हुए, जिनमें कुल मिलाकर 24 अमेरिकन सिटीजन्स की जान गई। इससे संबंधित पूछताछ करने के लिए एफबीआई ने जब उन अटैकर्स की छानबीन करने की सऊदी से परमिशन मांगी, तब उन्होंने एफबीआई को यह परमिशन देने से साफ साफ मना कर दिया। सऊदी गवर्नमेंट के इस फैसले से ये पता चला कि उनके ऊपर बहुत ही तगड़ा प्रेशर था और वो
वो छानबीन के लिए यूएसए के लोगों को सऊदी अरब में लाकर अपने लोगों को और ज्यादा पर गुस्सा नहीं दिलाना चाहते थे, लेकिन आतंकवादी हमले अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इस बीच एक ऐसा अटैक हुआ जिसने न सिर्फ यूएसए बल्कि पूरी दुनिया की नजर सऊदी के आतंकवादी संगठनों पर लाकर रख दी। ये अटैक 9/11 अटैक था। ये अटैक कितना भयंकर था इसके बारे में आप जानते ही होंगे। इस आतंकवादी हमले में जिसमें 19 में से 15 हाईजैकर सऊदी सिटीजन्स थे, इस अटैक की छानबीन करने के लिए यूएसए ने जॉइंट सीनेट हाउस कमेटी बिठाई, जिसका मकसद सिर्फ एक बात पता लगाना था कि वो हाईजैकर सऊदी गवर्नमेंट से डायरेक्ट लिंक में थे या नहीं। उस गवर्नमेंट ने इस बात का पता जरूर लगाया, लेकिन 28 पेज का जो रिजल्ट था उसे बहुत ज्यादा सीक्रेटली रखा गया था। इसके बाद यूएसए में कई बदलाव आए, जैसे कि उनकी फॉरेन पॉलिसीज बदली गई और अब उन्हें तेल के लिए दूसरे देशों पर पूरी तरह से निर्भर रहने की जरूरत भी नहीं थी। साथ ही उनकी फॉरेन पॉलिसी भी मिडिल ईस्ट से शिफ्ट होकर एशिया पैसिफिक रीजन में ज्यादा फोकस करने लगी थी। लेकिन यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में यूएस और सऊदी के रिश्तों में दूरियां आने लगी हैं। 2020 में जब जो बाइडेन यूएस के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने खुले तौर पर 9/11 के अटैक के क्लासिफाइड 28 पेजों की रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया और सऊदी अरब को आउटकास्ट नेशन बुला दिया। इससे साफ पता चलता है कि सऊदी और यूएसए के इतने सालों से जो अच्छे रिश्ते चले आ रहे थे वो अब धीरे धीरे खत्म होने लगे। इतना ही नहीं, हाल ही में यूएसए की पार्लियामेंट में भी ये कहा गया था कि अब सऊदी अरब में किसी भी सूरत में हमारी आर्मी ना भेजी जाए। इसलिए इस बात के भी पूरे चांसेस हैं कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो सऊदी अरब के पास से यूएसए की सिक्योरिटी चली जाएगी, यानी कि सऊदी को अपने डिफेंस के लिए यूएसए वेपन और यूएसए सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, ह्यूमन राइट्स को लेकर भी यूएसए समेत दुनिया के 36 देशों ने सऊदी अरब को ओपन लेटर लिखा है। पिछले दिनों सऊदी में इस्लामी रिलीजन की पवित्र किताब को डिसरिस्पेक्ट करने का मामला भी सामने आया था। अभी तक पूरी दुनिया सऊदी पर तेल के लिए निर्भर थी, लेकिन अब धीरे धीरे सभी देश सौर ऊर्जा और ईवी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में उन्हें सऊदी की जरूरत भी कम ही पड़ने वाली है। इतना ही नहीं, सऊदी अरब के ऊपर इकोनॉमिकल क्राइसिस भी छाया हुआ है। चाहे सऊदी देखने में कितना ही अमीर देश क्यों न लगता हो, लेकिन असल में अंदर से पूरी तरह से खोखला हो चुका है। वहाँ पर बेरोजगारी भी बहुत हद तक बढ़ चुकी है और आने वाले समय में हालात बद से बदतर होने वाले हैं। और यही वजह है कि सऊदी अरब का भविष्य अब खतरे में नजर आ रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि सऊदी अरब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा।